नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए यहाँ पे रीट का महासंग्राम, रीट के एग्जाम पेपर सेट लेके आया हूं मैं आपके यहाँ पे। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, रीट एसएसटी लेवल सेकंड के लिए महासंग्राम एग्जाम, पहला एग्जाम है दोस्तों। यूं अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होगी, टॉपिक यूनिट दिख रही है आपको, आपके सिलेबस के अनुसार पूरी यूनिटें दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आपके राजस्थान के इतिहास के 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर राजस्थान के भूगोल एवं संसाधन के, फिर राजस्थान की कला संस्कृति के, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण के, उसके बाद भारत का भूगोल एवं संसाधन के, भारतीय सभ्यता संस्कृति समाज के, मौर्य गुप्तोत्तर काल के, इसी तरह से मध्यकाल, संविधान और सरकार, बीमा, बैंकिंग, इस तरह से हम यूनिटों को तैयार करते हुए एसएसटी का पूरा पेपर सेट लगाएंगे दोस्तों। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, फुल डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा चैनल को और जोरदार तरीके से शेयर करिएगा। और इसी तरह के रोज आप एसएसटी के लेवल 2 वालों के लिए स्पेशल लेकर आया हूं दोस्तों मैं। आपका एसएसटी पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों, यहां से वादा है मेरा, ये आपके एसएसटी का पर्सन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा इस तरह के। तो हम बढ़ते हैं ज्यादा बात ना करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड, ये हमारा सिलेबस है एसएसटी का, रीट लेवल 2 का एसएसटी का सिलेबस है। अगर आपके हाथ में जब सिलेबस हो तो उससे मैच करवाना, पूरी की पूरी यूनिटें यही है। हर यूनिट से दोस्तों मैं 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप देखो, थोड़ी सी देर के अंदर, मात्र थोड़ी सी देर के अंदर अपने पूरे 10-12 यूनिटें वो सारी कवर हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। आते हम पहले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा स्लाइड पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, राजस्थान के इतिहास वाली यूनिट चल रही है दोस्तों। तो देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा भील सेना का कमांडर कौन था दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 18 या 21 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की जो भील सेना का जो कमांडर था, भीलों का जो सेनापति था दोस्तों, वो कौन था? वो था दोस्तों राणा पुंजा। कौन था दोस्तों? राणा पुंजा था। अब हम चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पे। देखिएगा, ये झालाजा कौन है? इसने छत्र धारण किया था महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में। झालाबिंदा, इसने भी छत्र धारण किया था महाराणा प्रताप का। किसका छत्र धारण किया था? महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था। मेरे साथ के साथ बोलते हुए चलेगा, आपको झट में ही याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, जो मैं आप पे लिख रहा हूं यहाँ पे, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके अपन, क्वेश्चन संख्या 2 पे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन संख्या 2 को देखिएगा। चित्तौड़ साके के संबंध में असंगत बताना है आपको। चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए थे दोस्तों। कितने साके हुए थे? 3 साके। चित्तौड़ के संबंध में यहाँ पे आपको गलत बात बतानी है। यहाँ पे 3 बातें सही रहेगी और 1 बात गलत रहेगी। चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए थे दोस्तों। देखो, प्रथम साका 1303 में हुआ था चित्तौड़ का, बिल्कुल सही बात है, हुआ था। और इसके अंदर जो जोहर किया था दोस्तों, वो किया था रानी पद्मनी ने। किसने किया था? रानी पद्मनी ने किया था दोस्तों इसके अंदर जोहर। अगली बात करते हैं अपन द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा दोस्तों 1334 में नहीं हुआ था, 1534 में हुआ था। और इसमें जो जोहर किया था, वो किया था रानी कर्णावती ने। किसने किया था दोस्तों? रानी कर्णावती ने किया था। और रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, जो राजस्थान पुलिस में पहले पूछ लिया गया है और आपके लिए भी वेरी इंपोर्टेंट है। तो देखो, रानी कर्णावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं तृतीय शाखा। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, वो 1567 में हुआ था दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर जो जोहर किया था, वो किया था फूल कंवर ने। किसने जोहर किया था दोस्तों? फूल कंवर ने किया था। इसकी जगह आप 1534 मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है। सर, डी वाला ऑप्शन असंगत कैसे हुआ? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्रथम शाखा दिया है 1301, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चित्तौड़ के संबंध में आपको बात बतानी है। चित्तौड़ के संबंध में प्रथम शाखा जो हुआ था, वो 1303 में हुआ था दोस्तों। और जो प्रथम शाखा है ना 1301 वाला, ये रणथंभौर का है दोस्तों। कहाँ का है? रणथंभौर का है दोस्तों, ये वाला शाखा जो हमीर के समय का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं।
चित्तौड़ के 3 साके हुए थे दोस्तों। कितने साके हुए थे? 3। पहला साका 1303 में हुआ था जिसमें जौहर रानी पद्मिनी ने किया था। द्वितीय साका 1534 में हुआ था जिसमें रानी कर्णावती ने जौहर किया था, हुमायूं को अपनी सहायता के लिए राखी भेजी थी। उसके बाद बात करते हैं तीसरे साके की। 1567-68 में तीसरा साका हुआ था दोस्तों, और जिसमें फूल कमल ने जौहर किया था। रणथंभौर का पहला साका 1301 में हुआ था दोस्तों, जिसमें हमीरदेव चौहान से साका संबंधित है। रणथंभौर कहां पे है वर्तमान में? सवाई माधोपुर के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने कंप्लीट हो चुकी है, प्रश्न संख्या 3 पे हम आ चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 3 की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी दोस्तों? ये यहाँ पे यूं कहा जा रहा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। दोस्तों सर्वप्रथम संधि करने वाला मेवाड़ का जो राजा था मुगलों से, वो था अमर सिंह। कौन सा था दोस्तों? अमर सिंह था, जिसने करी थी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह की तरफ से। ध्यान रखना ये बात। उदय सिंह की बात आती है यहाँ पे, मोटा राजा उदय सिंह की बात आती है, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखो ये उदय सिंह सबसे पहले यहाँ पे अफगान अधीनता स्वीकार करी थी मेवाड़ के अंदर। अफगानी है ना, अफगान अधीनता स्वीकार करी थी इसने शेरशाह सूरी की। ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह मेवाड़ का ऐसा राजा है जिसने मुगलों के साथ, मारवाड़ का ऐसा राजा है जिसने मुगलों के साथ क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे आप बिल्कुल नए हो, आज ही हमें पहली बार देख रहे हो आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हर रीट के उस विद्यार्थी तक पहुंचा दिएगा जिसको रीट में एसएसटी के अंदर काफी दिक्कत होती है। जितने भी टेस्ट मैं कराने वाला हूं दोस्तों, हर एक प्रश्न छांट के लाया गया है यहाँ पे, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। देखिएगा आप जब पेपर देने जाओगे तो याद करोगे आप टारगेट क्लासेस कोटा के सर में आपने पढ़ाया था किसी सर ने, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और इस पीडीएफ को सेव रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो ध्यान से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पे आंदोलन से संबंधित है। इसमें से आपको गलत ऑप्शन बताना है कि कौन सा गलत है। मारवाड़ आंदोलन, पंडित नेनूराम, यही बिल्कुल गलत है क्योंकि पंडित नेनूराम का संबंध बूंदी आंदोलन से है दोस्तों। कहां से है? बूंदी आंदोलन से है, जो 1921-22 के समय पे हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें क्या छांटना था? गलत युग्म छांटना था। अब सही युग्मों की हम बात कर लेते हैं। देखो बिजोली आंदोलन से कौन संबंधित है दोस्तों? विजय सिंह पथिक संबंधित है। और बिजोली आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1897 में फर्स्ट चरण हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। बेगू आंदोलन से कौन संबंधित है? रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर किसान आंदोलन से कौन संबंधित है? कुंभाराम, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रीट के स्पेशल रीट वालों के लिए है ये क्लास। आप सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिएगा, रीट वालों के पास, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे भी इसी तरह के टेस्ट आपके सामने लाऊंगा और देखिएगा आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे दोस्तों, विश्वास करिएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन संख्या 5 की ओर अब ध्यान से देखो भाई। किस कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे? कौन सा क्रांति अधिकारी है जिसकी कोटा में हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूं, मेजर बर्टन ऐसा कंपनी अधिकारी था जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। किसकी? मेजर बर्टन की। बहुत ही शानदार और खतरनाक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति 28 मई 1857 से शुरुआत होती है राजस्थान में। 28 मई 1857 को शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, और जो शुरुआत होती है ये होती है नसीराबाद में। कहां से शुरुआत होती है दोस्तों? 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है और कोटा के अंदर मेजर बर्टन की हत्या कर दी जाती है कंपनी अधिकारी की। ध्यान रखना आप। और ये जॉर्ज लॉरेंस, अब आते हैं 4 ऑप्शन की ओर। जॉर्ज लॉरेंस कौन था यहाँ पर? एजीजी था ये, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के दौरान एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जॉर्ज लॉरेंस। कैप्टन सावर्स का, ये भावर्स नहीं है, ये शावर्स है।
क्या है दोस्तों, ये शावर्स, इसका संबंध है उदयपुर से। कहां से है दोस्तों, उदयपुर से। लाला जय दयाल और मेहराब खां, इन दोनों का संबंध भी कहां से है, कोटा से है दोस्तों। तो हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन थे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई, 28 मई 1857 को। दूसरा क्वेश्चन, कोटा का कौन सा अधिकारी था जिसकी हत्या कर दी गई थी, मेजर बर्टन। उसके बाद देखिएगा मेजर सावर्स का संबंध कहां से है, उदयपुर से है। उसके बाद में जॉर्ज लॉरेंस क्या है यहाँ पे, एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास पूरा का पूरा पेपर सेट है, जैसे कि हमारा 55-60 क्वेश्चन का पेपर सेट होगा वहां पे उसी तरह का, तो हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम प्रश्नों की गति को बढ़ाते हुए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों पहली यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, देखिएगा अब लगातार ये दूसरी यूनिट आ चुकी है, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन की। ठीक है, तो हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे एक ही प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न को आप 5 से गुणा कर लीजिएगा, इतने प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के भूगोल और संसाधन में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताइए। हमें यहाँ पे यूं बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम हमें बताने हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। कौन कौन से दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो आप एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हो, जोध की अन्नू लिख सकते हो आप पे। जे का मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं ये, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो ध्यान से बढ़िएंगे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे, ये भी भूगोल का ही है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ये खनिज संसाधन से है, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा जोड़ा गलत है। सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा कहाँ पड़ता है दोस्तों, राज संबंध में पड़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। हमें क्या छांटना है, गलत जोड़ा छांटना है। लोह अयस्क, लोह अयस्क डाबला, ये भी सही है। झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर लोह अयस्क मिलता है, डाबला के अंदर, बिल्कुल सही बात है। तांबा लीलवानी में, दोस्तों यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो तांबा मिलता है वो खेतड़ी झुंझुनू में मिलता है। सिर्फ लीलवानी में क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीज मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। और लीलवानी कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉक फास्फेट झामर कोटरा में मिलता है, और जो झामर कोटरा है ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में। तो देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, वादा दिला रहा हूं आपको कि एसएसटी, मुझ पे विश्वास कीजिए, एसएसटी के काफी सारे आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। भरमार हैं सिलेबस की, 12 यूनिटें हैं, कवर करते करते थक जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो मैं आपको कवर करवा दूंगा यहाँ पे आराम से। ठीक है, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आपको एसएसटी कवर करवाने में पूरी हेल्प करूंगा मेरी तरफ से। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। तो देखो दोस्तों, वन किसके पीछे है, 1981 के पीछे, तो यही सही आंसर है। गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, 1981 में घोषित किया गया। ये राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी है दोस्तों। क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। और ये देखो कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो सोरसन 12 में मिलता है, एक सांकलिया अजमेर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सांकलिया अजमेर में, और एक जैसलमेर में भी मिलता है। कहाँ पे मिलता है, जैसलमेर में। गोडावन है जो अपने अंडे देता है वो सेमण घास में देता है। कहाँ पे देता है, सेमण घास में देता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। क्वेश्चन संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 9 में देखिएगा, असंगत बताइए। यहाँ पे क्या छांटना है दोस्तों, आपको असंगत छांटना है यहाँ पे। तो असंगत को देखिएगा, मतलब गलत छांटना है आपको। यहाँ पे 3 युग्म सही रहेंगे और एक ऑप्शन गलत होगा, उसको छांटना है। सोम कमला अंबा परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन रामबाण है यहाँ पे। ठीक है, तो सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पे है, डूंगरपुर में, ये तो बिल्कुल सही है। हमें क्या छांटना है, असंगत छांटना है। जाखम बांध कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। पांचना बांध कहाँ पे है, करौली में, ये भी सही है। 5 नदियों पे बना हुआ है इसलिए पांचना बांध है। अट्टा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती, ये 5 नदियां हैं, इनके संगम पे बना हुआ है पांचना बांध।
इसलिए इसे पाचना बांध कहा जाता है। मोरेल बांध बूंदी में, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही असंगत है, क्योंकि मोरेल बांध जो है वो सवाई माधोपुर में है दोस्तों। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। और ये बांध पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए। तो बताइएगा मुझे, सोम कमलांबा परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में। जाखम बांध कहां पे है? प्रतापगढ़ में। पाचना बांध कहां पर है? करौली में। मोरेल बांध कहां पे है? सवाई माधोपुर में। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। 9 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर हम आते हैं। जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है पिछोला झील में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पिछोला झील में स्थित है। जग मंदिर और जग निवास महल दोनों कहाँ पे हैं? जग मंदिर और जग निवास महल दोनों के दोनों है पिछोला झील में। कहाँ पर है दोस्तों? पिछोला झील में स्थित है। और इस झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, इसका नाम है नटनी का चबूतरा। कौन सा चबूतरा है दोस्तों? नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित नाव भी चलाई गई है दोस्तों। कहाँ पे चलाई गई है? पिछोला झील के अंदर। हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। देखो, पहला हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं जयसंबंध झील। जयसंबंध झील कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, 30 यूनिट स्टार्ट हो चुकी है आपके आगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। देखो, इतनी सी देर के अंदर आप पूरा सिलेबस रीड का कवर कर रहे हो, वो भी यूट्यूब के खुले मंच पर। ठीक है, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जोरदार तरीके से हर रीड वाले विद्यार्थी के पास पहुंचाइएगा। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन चलने वाले हैं यहाँ पे। अब हम 2 यूनिटें क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे, राजस्थान का भूगोल वाली और इंडियन हमारा जो था शुरुआत में राजस्थान की हिस्ट्री वाला। तो राजस्थान की कला संस्कृति 30 यूनिट पे हम हैं, पूरी यूनिटें कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप इस क्लास को लाइव देख रहे हो तो अभी जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ तो लोक देवता दे रखा है और एक तरफ मुख्य स्थल दे रखे हैं। आपको यहाँ पे पहचानना होगा कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है पाबूजी, कोलूमंड फलोदी जोधपुर से। बिल्कुल सही बात है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर से संबंधित है पाबूजी का। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यही आंसर मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत युग्म छांटना है। सुमेलित नहीं है, या इसका ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है का। ये तो सुमेलित है ना। तो आगे देखिएगा, गोगा जी, गोगा मेड़ी कहाँ पे पड़ती है? नौहर हनुमानगढ़ में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पे पड़ती है? नौहर हनुमानगढ़ में पड़ती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। उसके बाद देखो तेजाजी, परबतसर नागौर से इनका संबंध है। कहां से दोस्तों? परबतसर नागौर से। और मल्लीनाथ का संबंध पिछियाक से नहीं है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा से। कहां से दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर से है। तिलवाड़ा बाड़मेर से है। सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है लूनी नदी के किनारे लगता है, और लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है। तो ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन, क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। प्रश्नों में हम और तेजी लेते हुए चलते हैं। अगर किसी को वीडियो अगर फास्ट लगता है तो आप पीछे लेके देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है दोस्तों। अगर मैं स्लोली कराने लगूंगा तो 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और आपको देखने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलो इधर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है? यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे बताना है आपको कि असंगत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। देखो, गैर नृत्य किसका है? भीलों का है। बिल्कुल सही बात है। वाला नृत्य किसका है? गरासिया का है। चलो बताओ, गरासिया जनजाति कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। तो जाहिर सी बात है, वाला नृत्य भी कहाँ पे होगा? सिरोही में होगा। गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वाला नृत्य को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो भाकरिया लिख रहा है, इसकी जगह लिखना है आपको शंकरिया। क्या लिखना है? शंकरिया लिखना है। और शंकरिया के आगे मीणा लिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि शंकरिया नृत्य तो कालबेलिया का है। किसका है? कालबेलिया का है। कालबेलिया जाति सांपों को पकड़ने वाली होती है। 4 इनके नृत्य होते हैं, इंडोनी, शंकरिया, पानीहारी और बागड़िया। भीख मांगते समय जो महिला नृत्य करती है उसे बागड़िया नृत्य कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये शंकरिया नृत्य गलत हो जाएगा, क्योंकि शंकरिया नृत्य कालबेलिया को, और हमारे यहाँ प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है? मीणा, इस वजह से गलत हो जाएगा। अग्नि नृत्य किसका है दोस्तों? जसनाती का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? शंकरिया वाला, क्योंकि 3 यहाँ पे सही है और ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13 पे हम आ चुके हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में
चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी है दोस्तों, ये क्या है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये मनाई जाती है दोस्तों झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। सीधा पूछेगा आपसे गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो आपको बताना है कहाँ मनाई जाती है, उदयपुर में मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जोधपुर, इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है, क्योंकि मेहरानगढ़ के किले से हम जब जाते हैं और देखते हैं तो सारा शहर नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। अजमेर की बात करते हैं अपन। अजमेर की जो स्थापना करी थी दोस्तों 1113 में अजय राज ने करी थी। किसने करी थी, अजय राज ने। और 1857 की क्रांति में कोटा से कौन संबंधित है, मेजर बर्टन संबंधित है। तो क्वेश्चन संख्या 14 की ओर हम बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 14 को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन संख्या 14 को। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, किस जनजाति की क्या है, ये शाखा है। ये जो भाकाएं लिख रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, शाखाएं बताना है आपको। ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। कौन सी जनजाति की है, सांसी जनजाति की शाखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। सांसी जनजाति कहाँ पे मिलती है दोस्तों, भरतपुर के अंदर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, भरतपुर में। और ग्रासिया कहाँ पे मिलती है दोस्तों, सिरोही में मिलती है। और डामोर कहाँ पे मिलती है, डूंगरपुर में मिलती है दोस्तों। कहाँ पे मिलती है, डूंगरपुर में। और मीणा जनजाति अधिकतर राजस्थान के अंदर रहती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 15, कामचीनी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का पहले किस नाम से जाना जाता था, कामचीनी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था, कामचीनी के नाम से ब्लू पोट्री को जाना जाता था। ब्लू पोट्री कहाँ पे मिलती है, जयपुर के अंदर है। नीले रंग के बर्तनों पर चित्रकारी, नीले रंग के बर्तनों पर चित्रकारी को ही क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री कहा जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो देखिएगा कितने क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। कामचीनी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, ब्लू पोट्री। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बोलो मेरे साथ, प्रतापगढ़ की। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। और टेराकोटा कहाँ की है, मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा हूं, तो आप चैनल को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा तो मैं उतनी ही कोशिश के साथ यहाँ पर आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, हमारी जो चौथी यूनिट चलना स्टार्ट हो चुकी है और क्वेश्चन संख्या 16 पे हम आ चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। हमारा क्वेश्चन संख्या जो 16 है, देखिएगा क्षुद्र ग्रह जिस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो ग्रह पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 16 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 17 की ओर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन 17 को पढ़िएगा अच्छे से। सूची में आपको दे रखा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट में आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, एक तरफ तो दे रखा है पर्वत शिखर और एक तरफ दे रखे हैं आपको हवाएं। किस देश के अंदर हवाएं चलती है, सॉरी यहाँ पे है पर्वत के बारे में। पर्वत कौन से कहाँ पे स्थित है, अल्ब्रुस। अल्ब्रुस का संबंध रूस यूरोप से है, बिल्कुल सही बात है और आपको यहाँ पे गलत छांटना है। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो देखिएगा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए माफी चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। तो देखिएगा, असंगत युग्म छांटिए। एक तरफ स्थानीय हवा दे रखा है और एक तरफ दिशाएं दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा, मिस्ट्रल हवाएं कहां पे चलती है, फ्रांस के अंदर। चिनूक हवाएं कहां चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और सिराको का संबंध कहां से है, इटली से है। और जबकि ब्रिक फिल्टर का संबंध अमेरिका से नहीं है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से संबंधित दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ब्रिक फिल्टर हवाओं का। ये स्थानीय हवाएं हैं कहां की, ऑस्ट्रेलिया की। तो ध्यान से सुनिएगा, मिस्ट्रल हवाएं कहां की है, फ्रांस की। चिनूक हवाएं कहां की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। सिराको कहां की है, इटली की है दोस्तों। और ब्रिक फिल्टर का संबंध अमेरिका से ना होकर कहां का है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हम क्वेश्चन संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 19 को ध्यान से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, यहां पे बात करी है 2 बार वाली की।
किसकी बात करी है? 2 बार की। अगर फर्स्ट बार की बात करते तो आंसर बछेंद्री पाल होता, पर आंसर यहाँ पे बछेंद्री पाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला पूछी जा रही है, तो उसका नाम है संतोष यादव। क्या नाम है दोस्तों? संतोष यादव संबंधित है हरियाणा से। कहां से संबंधित है दोस्तों? हरियाणा से। जबकि बछेंद्री पाल संबंधित है उत्तराखंड से। कहां से संबंधित है दोस्तों? उत्तराखंड से संबंधित है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से आता कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है, फिर तो हमारा आंसर बछेंद्री पाल हो जाता। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ दूसरा है। तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन क्लिक करना है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। ये कहां स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा का वो भाग जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या हमारा 21 आ चुका है और नेक्स्ट यूनिट पे यूनिट हमारी लगातार चल रही है। इस पूरे टेस्ट को जिसने देख लिया वो समझ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। और जोरदार तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी मत रखना दोस्तों। कितनी मेहनत लगती है एक टेस्ट के पीछे, आप खुद जान जाओगे, ठीक है। भारत का भूगोल एवं संसाधन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 21 पे देखो, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये लगे हुए हैं 9। कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? 9 राज्य लगे हुए हैं। तो देखिएगा, एक तो है गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। और एक है महाराष्ट्र, और दोस्तों एक है गोवा, है ना, और एक है कर्नाटक, और एक है दोस्तों केरल, है ना। अब इधर देखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा उड़ीसा, और यहाँ आएगा वेस्ट बंगाल। तो गिन लेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। अगर तटीय सीमा की बात करें दोस्तों, 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये हमारे राज्यों वाली दोस्तों। कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये जब है जब राज्य प्लस द्वीप को साथ में मिला दिया जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे पुडुचेरी है, और यहाँ पे दमन दीव है। इस तरह से अगर इनको भी हम मिला देते हैं तो उसके बाद 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी। और राज्यों की ही पूछी जाए, केवल राज्यों की ही पूछी जाए दोस्तों, तो हमें बतानी 6100 किलोमीटर। तो मैं आपके सामने एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं बताइए मुझे जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर 9 है। तो 9 के नाम देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और आपके सामने ऐसे प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो आपको 9 के 9 याद होने चाहिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं अपन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन संख्या 22 पे। तो क्वेश्चन संख्या 22 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं ढूंढना है आपको यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये दर्रा है, इसका नाम है शिपकीला दर्रा, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यही ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है ना। तो शिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है शिपकीला दर्रा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सही तरह से पहचान लिया। क्यों? हम कैसे पहचान पाए? इसलिए पहचान पाए क्योंकि शिपकीला दर्रा हमें पता होना चाहिए कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, जिससे जब तो आप काट पाओगे दोस्तों ऑप्शन को। उसके बाद देखो जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बिल्कुल सही है। बोमडिल्ला कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। माना और नीति दर्रा कहां पे? उत्तराखंड में, ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि शिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 23 की ओर। क्वेश्चन संख्या 23 को ध्यान से देखिएगा। दक्षिण की गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? गोदावरी नदी को कहा जाता है। इस नदी का उद्गम जो होता है त्रयंबक की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? त्रयंबक की पहाड़ियों से होता है, पश्चिमी घाट से, नासिक के पास से, ठीक है। तो ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। कौन सी नदी को कहा जाता है?
गोदावरी को। अब देखिएगा क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। असंगत बताना है आपको। क्या बताना है दोस्तों? असंगत बताना है। अगर अभी अभी आप चैनल पे आए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी आपसे यही विनती है कि इस क्लास को आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम रीट वाले विद्यार्थी तक पहुंचा देना, क्योंकि यूट्यूब पे आपने बहुत देखी होगी क्लासें, पर ये आपके भले के लिए ही आई हुई क्लास है, क्योंकि इसको आपकी हर यूनिट वाइज बनाया गया है तरीके से, जहाँ पे आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा में है दोस्तों। और ये कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर ही है। कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे। और तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंपा के नाम से। कोयना परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सरदार सरोवर बांध झारखंड में नहीं है दोस्तों। यही यहाँ पे क्या है? असंगत है, क्योंकि सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है दोस्तों। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 25 की ओर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन संख्या 25 को। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी दिशा से जो मानसून आता है उससे बरसात कहाँ पे होती है, यह आपको देखना है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि मानसून है जो भारत में इधर से प्रवेश करता है केरल से। कहाँ से प्रवेश करता है? केरल से। तो कहने का मतलब ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हुआ ना, ये तो उत्तरी पूर्वी थोड़ी हुआ। उत्तरी पूर्वी तो जब होगा जो इधर से आएगा, उत्तरी पूर्वी की तरफ से आएगा ऐसे। और ये वाला जो बरसात करता है ये करता है तमिलनाडु में। कहाँ पे करता है दोस्तों? तमिलनाडु में करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस लौटते हुए मानसून को प्रत्यावर्तन काल वाला मानसून भी कहा जाता है। इससे जो बरसात होती है वो तमिलनाडु के अंदर होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। रीट वालों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। ये जोरदार तरीके से अगर आप यहाँ पे शेयर कर देते तो आपको एसएसटी को कोई भी दिक्कत ना आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाज वाला टॉपिक हमारा चल गया है। जोरदार तरीके से मेहनत किया करो इस क्वेश्चनों पे। तो देखो क्वेश्चन संख्या हमारा है 26वां। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 26वां। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? बंदरगाह वाला दोस्तों। कौन सा है? लोथल। यहाँ पे दे रखा है रोपण। रोपण जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों पंजाब के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। जो बनवाली जो पड़ता है ये पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। और जो लोथल है ये क्या है? बंदरगाह वाला नगर है, पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? ये पतन नगर। अब हम क्वेश्चनों पर स्पीड लेकर आएंगे दोस्तों, तो ध्यान से बने हुए रहिएगा। आप देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। प्रश्न संख्या हमारा है 27। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ये किया जाता था तांबा का। वैदिक युग के द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग होता था दोस्तों वो है तांबा का। प्रश्न संख्या 28 की ओर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 28। आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व में आर्य कहां पे आए थे? भारत के अंदर आए थे। क्वेश्चन संख्या 29। ध्यान से देखिएगा और इनको नोट कर लिएगा। नोट ना भी करो तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, है ना। पीडीएफ कैसे उपलब्ध करनी है ये हम आपको वीडियो में लास्ट में बता देंगे। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता है दोस्तों? ये चलता था मौर्य काल में। कहाँ पे चलता था? मौर्य काल में चलता था पंचमार्क सिक्का। हमारा हम बहुत सारा अभी सिलेबस इसमें बचा हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चनों को स्पीड में लेते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? इसमें से कौन है जो भारत के अंदर नहीं आया था? तो आप बताओ। मेगस्थनीज तो आया था। इंडिका इसकी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है इसकी? इंडिका इसकी पुस्तक है। कहाँ से आया था ये? यूनान से ये आया था। कोलंबस नहीं आया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस हो जाएगा। मेगस्थनीज, वास्को डी गामा, फारहान ये सब तो भारत आए थे। और जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किसके समय आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था यहाँ पे? मेगस्थनीज। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। यूनान देश से ये आया था। फारहान है ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे यहाँ पे भारत में आया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाए कोलंबस, जो भारत के अंदर नहीं आया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या हमारा 31 आ चुका है। देखिएगा मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। आपके सिलेबस को उठाइए, एसएसटी वाले सिलेबस को, और मैच कराइए किस सिलेबस में कितनी मेहनत की गई होगी। और आपको एक वीडियो को शेयर करते हुए बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो कितना बेहतरीन है। आप खुद ही देख लीजिएगा अपनी आंखों से। तो देखिएगा
भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? यह है वंश। कौन सा वंश था भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता? तो इसमें से दोस्तों आंसर आएगा मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश। क्वेश्चन संख्या किसकी तरफ बढ़ रहे हैं अपन? 32 की ओर। कौन सा क्वेश्चन है? 32। यह है शक संवत। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, किसको प्रकट करता है? ये कनिष्क का शासनकाल। जो कनिष्क का शासनकाल है, कनिष्क का शासन है ना, कनिष्क का जो शासन है उसको प्रकट करता है शक संवत 78 ईस्वी। तो याद रखना। और यहाँ पे टाइपिंग में काफी जगह मिस्टेक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको समझ जाना है मेरी बातों से, ठीक है। अशोक द्वितीय, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कनिष्क को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या आ चुके हमारे 34। 34 क्वेश्चन की ओर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेहनत से पढ़ने वाले इंसान अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका फायदा होने वाला है, ठीक है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सारे ऐसे ही दे रखे हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब वंश है, वंश 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 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा पल्लव वंश। क्या आएगा दोस्तों? पल्लव वंश आएगा। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पे है दोस्तों? तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 35 की ओर। तो प्रश्न संख्या 35 को ध्यान से देखिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? ये किया गया था 1245 ईस्वी में। इस कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी है और निर्माण इसका 1245 पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन संख्या 36 की ओर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अब हम थोड़ा स्पीड लेते हुए चलेंगे, क्वेश्चन हमारे अब लगातार यूनिट पे यूनिट आई जा रही है क्योंकि, ठीक है। और चैनल को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा, हुमायूंनामा, यहाँ पे बाबरनामा है। कौन सी दोस्तों? बाबरनामा है जो आत्मकथा है, जो खुद बाबर ने लिखी थी। हुमायूंनामा जो लिखी है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 37 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वाला क्वेश्चन, आपके पेपर में कहीं ना कहीं छपने के पूरे चांस रखता है। तो 24 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है ना। तो यहाँ पे पानीपत के युद्धों की हम बात करें तो 3 युद्ध हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला युद्ध हुआ है वो हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1557 में और तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है 1761 में। पहला युद्ध हुआ था बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था 1557 में। यह है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं है, यह दूसरा युद्ध है। और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। यह है सेकंड युद्ध, जो कब हुआ? 1557 में। और जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यह हुआ था फर्स्ट युद्ध, जो हुआ था 1526 में दोस्तों। उसके बाद देखो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, यही बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह कौन सा है? 14 जनवरी 1761 को होने वाला पानीपत का तृतीय युद्ध है। और अकबर और राणा संग्रामी वाला डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर ऑप्शन संख्या सी है दोस्तों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तीनों युद्ध के बारे में आप जान चुके हो, पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 38 को ध्यान से देखिएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? 2 बार शासन किया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। दोस्तों हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, क्योंकि इसके बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, इस वजह से इसको 2 बार शासन करना पड़ा था। 1539 में एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चौसा का। ये हुमायूं का है। 1540 में एक युद्ध होता है, ये युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? बिलग्राम का। ये शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं के बीच में होते हैं ये युद्ध, ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। 1533 के अंदर हुमायूं ने दीप पनाह नागर, जो दीप पनाह नगर है एक, उसकी स्थापना करी है हुमायूं ने। किसने करी है दोस्तों? हुमायूं ने करी है दीप पनाह नगर की स्थापना। आप अकबर मत लगा देना दीन इलाही के नाम पे, इसमें क्या लगाना है आपको? हुमायूं आंसर लगाना है।
अब आगे की हम तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 39 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 39 को ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। रीट वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन है। दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन आया वो कौन लेकर आया? रामानंद लेकर आया। कौन लेकर आया दोस्तों? रामानंद लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 40 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 40 को भी आप ध्यान से देख ही रहे होंगे। विनोबा भावे किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे दे रखा है बारडोली सत्याग्रह। दोस्तों ये हुआ था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किन्होंने दी थी? महिलाओं ने सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह में दी थी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। पवनार आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। जो किसने चलाया है? किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनोबा भावे का। भूदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन है दोस्तों? भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके पेपर में रामबाण सिद्ध होंगे सब प्रश्न ये। अब आते हैं हम संविधान की ओर। भारतीय संविधान और लोकतंत्र वाली यूनिट हमारी चल चुकी है दोस्तों। एक ही वीडियो में 12 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं आपके, तो कितनी बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है अपनी तरफ की बस, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा चैनल कॉन्फिडेंस में आएगा, आपको बहुत ही ज्यादा तैयारी करने में हेल्प करेगा। तो देखिएगा इधर 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान जो सभा है इसकी 3 बैठकें हुई है दोस्तों। कितनी बैठकें हुई है? 3 बैठकें। और तीनों बैठकें हुई है 1946 में। कब हुई है दोस्तों? 1946 में। तो ध्यान से देखिएगा, एक तो 9 दिसंबर 1946 को, एक 11 दिसंबर 1946 को और एक 13 दिसंबर 1946 को 3 बैठकें हुई है। और यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो 11 दिसंबर 1946 के स्थायी अध्यक्ष की गई है। तो देखिएगा 9 दिसंबर के अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखो एक ही प्रश्न के अंदर आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं दोस्तों। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पहले से तैयारी करने वाले इंसान हो तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहाँ को आपको इधर। तो देखो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान है ना, एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अब देखो यहाँ पे 4 समान अंक है नहीं है, तो यही इसका आंसर है। अनुच्छेद 44 के अंदर क्या बताया गया है? एक समान सिविल संहिता वाला अनुच्छेद किसे बोलेंगे? अनुच्छेद 44 को। अब करते हैं 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम। तो देखिएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 17। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट 2018 के अंदर इसको पूछ लिया गया है पहले ही, ठीक है। अनुच्छेद 112 वित्तीय मामले है ना, वित्तीय बजट से संबंधित बातें, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किसके अंदर है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान से सुनिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। क्वेश्चन आएगा आपके कि संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद है, तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 368। तो आपके 4 ऑप्शन क्लियर होते हैं और पहला आंसर तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुच्छेद 44। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 43 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 43 को भी ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? इस अधिकार का नाम है शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा का जो अधिकार है संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 क के अंदर रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और शिक्षा का अधिकार कहा जाता है इसको, और इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो याद रखना है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट वालों के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 44वां, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 51A में है। मूल कर्तव्य, पहला क्वेश्चन आपका यहां से यह आएगा, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए हैं दोस्तों। और किसके तहत जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से इनको लिया गया है।
पहले मूल कर्तव्य दोस्तों 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 45 की ओर। क्वेश्चन संख्या 45 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो देखिएगा, हम स्पीड को लेकर चल रहे हैं चीजों को, किसी को थोड़ा सा स्पीड भी लगता है तो वीडियो को पीछे ले सकते हो, तो ध्यान से बने रहिएगा। क्वेश्चन संख्या 45, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? जो भाग 4 है दोस्तों, ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये जो बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है दोस्तों। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जाम के अंदर। सीधा पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन से भाग में इनका वर्णन है संविधान में? वो वर्णन है दोस्तों भाग 4 के अंदर। और बात करूं मैं अनुच्छेद की, तो 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल हैं इनके अंदर इनका वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन संख्या 46 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन संख्या 46 से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है, और अगली यूनिट का नाम है, वो भी संबंधित किससे है? सरकार गठन एवं कार्य, मतलब संविधान से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है? तो ये करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे महान्यायवादी, जो वर्तमान में के वेणुगोपाल है, और एक तरह से भारत का सरकारी वकील होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 के अंदर मिलता है, आर्टिकल 76 के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 47, तो क्वेश्चन संख्या 47 को ध्यान से देखिएगा। हमारी संविधान वाली यूनिट चल रही है दोस्तों। ये अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के कितने अंग हैं, यूं पूछा जा रहा है। देखो, संसद के बारे में 2 बातें आती हैं यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे सदन की बात आती है, संसद के कितने सदन होते हैं, और दूसरी बात आती है कितने अंग होते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको अंग में 3 दिखाई दे रहा है, तो मतलब अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे अंग पूछा जा रहा है। तो अंग का मतलब देखो, एक तो राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक लोकसभा होता है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सर फिर सदन पूछ ले तो, सदन पूछ ले तो क्या बताएंगे? सदन में 2 दिखाई दे रहा है, सदन 2 ही होते हैं। एक तो लोकसभा होता है दोस्तों, एक राज्यसभा होता है। संसद के 2 ही सदन होते हैं, जबकि अंग में कौन शामिल हो जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। जबकि आपसे यहां पे पूछा गया है कि संसद के कौन कौन से अंग है, तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, और लोकसभा भी है। तो उपरोक्त सभी वाला यहां पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है सरला। क्या याद रखना है? सरला याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है 79, 80 और 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? 79 में। उसके बाद में जो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? 80 में। जबकि लोकसभा का कौन से में है? 81 में। तो स का मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इनके बारे में आपको देखना है। तो देखिएगा, संसद पूरी क्लियर हो चुकी है आपकी यहाँ पे। तो क्वेश्चन संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। जोरदार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखो, हर रीट के विद्यार्थी तक इस प्रश्न को पहुंचा दीजिएगा, इस मतलब पेपर सेट को। क्वेश्चन संख्या 48 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? बिल्कुल भी गलती से 62 वर्ष नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की पूछा गया है। जबकि उच्च न्यायालय की पूछा जाता तो 62 हो जाता, जबकि सर्वोच्च की पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष आता है सर्वोच्च न्यायालय का, जबकि उच्च न्यायालय का कौन सा आता है? 62 वर्ष आता है। याद रखना है इन पॉइंट को भी आपको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलता है, जबकि उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 214 में मिलता है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हुए चलना है। अगर वीडियो थोड़ा स्पीड से लगता है तो वीडियो आपके हाथ में ही होता है, इसको पीछे भी हम ले सकते हैं, और YouTube के ऊपर 3 डॉट होते हैं जिनसे वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर पे हम आ चुके हैं। अंतिम हमारा चल रहा है पेपर सेट, बिल्कुल बने रहिएगा। राजस्थान निर्वाचन आयोग के संबंध में गलत छांटना है, इसके लिए आपको 3 बातें तो सही याद होनी चाहिए, जब तो आप गलत छांट पाओगे। तो देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में हुआ, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप छांट पाओगे।
राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो, यह भी बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पे तीनों कथन सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जो शायद नीचे होना चाहिए, जो गायब है यहाँ से। तो तीनों यहाँ पे सही के सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। तो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की ओर। क्वेश्चन संख्या 15 पे हम बात करते हैं, सॉरी 50 वाले पे। कौन सा है? 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया जाता है? कुल मिला के बात यह है कि ग्राम पंचायतों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? यह है दोस्तों 72वां संविधान संशोधन का संबंध। पहली बात तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसका पंचायतों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ग्राम पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 40 में मिलता है। कौन सा मिलता है? अनुच्छेद 40 में, जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अब देखो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार है ना। तो आपसे पूछे कि संवैधानिक अधिकारों का उपचार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में पहले पढ़ा चुका हूं, एक समान सिविल संहिता वाला अनुच्छेद 44 है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको क्या बताना है? अनुच्छेद 18 बताना है। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता वाला अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 44। ग्राम पंचायतों का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 से है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 51 पे। और दोस्तों रीट वालों के लिए जो नई यूनिट जुड़ी है वही है ये, है ना, नई जुड़ी ना, बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग प्रणाली वाली, ये वाली यूनिट है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा सेट लगाया गया है, पेपर सेट आपके यहाँ, पूरे सिलेबस को देखिएगा आप एक बार। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। देखो बीमा और बैंकिंग वाली क्वेश्चन है ये। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सलाह से किया गया? अब देखो बात आई है यहाँ पे आरबीआई की। किसकी बात आई है? आरबीआई की। आरबीआई की मैं स्थापना की बात करूं तो ये होती है 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। पहले कहाँ पे था? कोलकाता में था पहले। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है उस पर बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सलाह से किया गया था? यह किया गया था यंग हिल्टन आयोग कमीशन के आधार पे। किस पे किया गया था? यंग हिल्टन कमीशन के आयोग पे। जो हंटर आयोग दिख रहा है ना दोस्तों, ये संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 52 की ओर। क्वेश्चन संख्या 52 को ध्यान से देखिएगा, हम प्रश्नों की तरफ लगातार बढ़ते हुए चल रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया? 1986 में लाया गया। ये लाया गया था दोस्तों 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 53 की ओर। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार पेपरों में छपता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? यहां लिख रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दूसरी बात, ये ग्रामीण बैंक है। कौन सा बैंक है दोस्तों? ग्रामीण बैंक है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है गोविंद चिंतालू। क्या नाम है दोस्तों? गोविंद चिंतालू वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 12 जुलाई 1982। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 54वें नंबर का हमारा प्रश्न पे हम आ चुके हैं, जो संबंधित है चेक वाले प्रश्न से। रेखांकित चेक में कुल कितनी पूर्तियां करनी होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रेखांकित चेक में कुल कितनी पूर्तियां करनी होती है? इस तरह का चेक होता है जिसमें यहाँ पे 2 तरह की रेखांकित होती है। इस तरह के चेक को ही क्या कहते हैं? रेखांकित चेक कहते हैं। इस तरह के चेक में जो पूर्तियां करनी होती है वो पूर्तियां करनी होती है 7 प्रकार की। कितनी प्रकार की पूर्तियां करनी होती है दोस्तों? 7 प्रकार की पूर्तियां करनी होती है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जिस चेक में कोने में आपने देखा होगा रेखा खींची रहती है, उसी को क्या कहते हैं? रेखांकित चेक कहते हैं। और इसमें कितने प्रकार के कॉलम भरने होते हैं? 7 प्रकार के कॉलम भरने होते हैं। अब हम आ चुके हैं लास्ट प्रश्न की ओर, तो ध्यान से सुनिएगा। कथन है ये,
ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। ऋण जमा की संतान है, जमा ऋण की संतान है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था प्रोफेसर किन्स ने। तो देखिएगा इस तरह से हमने पूरे के पूरे यहाँ पर 55 क्वेश्चन कवर किए हैं 12 यूनिटों के तौर पर। 12 यूनिटें आपके सिलेबस में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब तक के जो बने हुए हो आप लोग। पूरा सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, उसमें मैंने आपको 12 यूनिटें दिखाई है। 12 यूनिट के अंदर आपको पूरे 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट से लाए गए हैं और सारे कवर किए गए फुल डिटेल के साथ। अगर ऐसे ही आप टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम रीट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा हम हेल्प कर सकेंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो आपको बता दिया जाएगा। आप अपने वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा अपनी राय। क्या मुझे और ऐसे वीडियो लेकर आने चाहिए रीट वालों के लिए? स्पेशल रीट एसएसटी वालों के लिए है ये दोस्तों। ध्यान रखिएगा, चैनल को जोरदार तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।